डॉक्टर पारुल मैम। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लास्ट मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मेन तो 6 ही मुग़ल एम्परर्स थे, ठीक है, जिन्होंने मुग़ल एम्पायर को रूल किया था। एंड मेन में से ये 6th मुग़ल एम्परर है औरंगज़ेब। लेकिन इसके बाद कुछ लेटर मुग़ल एम्परर्स थे, ठीक है। तो लास्ट लेटर मुग़ल एम्परर था बहादुर शाह जफ़र। मेन में से औरंगज़ेब लास्ट था। औरंगज़ेब द मुग़ल एम्परर। तो औरंगज़ेब ये एज़ हमें पता है कि ये 6th मुग़ल एम्परर था और ये सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। उसने बहुत लंबे समय तक राज किया था, लगभग 50 साल, 1658 से 1707 तक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि उसकी अर्ली लाइफ कैसी थी एंड उसका राइज़ कैसे हुआ। तो जब उसका जन्म हुआ तब उसके बर्थ नेम था मुअद्दिन मोहम्मद, राइट। ये शाहजहां एंड मुमताज़ महल का बेटा था। ये एक महत्वाकांक्षी राजकुमार था जिसने छोटे से उम्र से ही ज़बरदस्त नेतृत्व क्षमता दिखाई थी। आपने ये तो सुना ही होगा कि जब वो 14th साल का था, ठीक है, तब आगरा फोर्ट में एक पागल हाथी आ गया था। उसने लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सब डर कर भाग रहे थे, लेकिन औरंगज़ेब ने उसके सामने तलवार उठा ली और उस पागल हाथी का सामना किया। तो उसकी लीडरशिप स्किल्स बहुत थी और वो एक काफ़ी ब्रेव राजा था। द वॉर ऑफ सक्सेशन। तो एम्परर बनने के लिए, गद्दी को हासिल करने के लिए औरंगज़ेब ने क्या कुछ किया। 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए थे। तब उनके चारों बेटों के बीच में आपस में गद्दी के लिए बहुत भयानक वाली जंग शुरू हो गई। सम्राट बनने के लिए औरंगज़ेब ने अपने ही भाइयों के खिलाफ कड़वी लड़ाई लड़ी। आखिरकार उसने सबको हरा ही दिया और ख़ुद को एक रूलर घोषित कर दिया। हुआ क्या था, 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई हुई और औरंगज़ेब के बड़े भाई दारा शिकोह के पास बहुत बड़ी सेना थी। हारने का तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन दारा लड़ाई के बीच में ही हाथी से उतर गया और सेना को लगा कि दारा मारा गया, तो सब घबरा कर भाग गए और इसी वजह से औरंगज़ेब ने लड़ाई जीत ली। ऑल्सो 1658 में उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया था। औरंगज़ेब के टाइम पे मुग़ल एम्पायर कहाँ तक एक्सपैंड हुआ, तो उसके रूलिंग पीरियड में मुग़ल एम्पायर अपने सबसे बड़े भूगोलिक विस्तार तक पहुँच गया था। उसने दक्षिण भारत के बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने कब्ज़े में कर लिया था, जिससे क्या हुआ कि लगभग पूरा उपमहाद्वीप मुग़ल के कंट्रोल में आ गया था। 1687 में औरंगज़ेब ने गोलकोंडा का किला घेर लिया था। ये किला इतना मजबूत था कि 8 महीनों तक तो ये टूटा ही नहीं। आखिर में किसी ने रात में इस किले का दरवाज़ा खोल दिया, तब जाके औरंगज़ेब जीता था। एंड इस जीत के बाद मुग़ल साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया था। औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसीज़। तो औरंगज़ेब इस्लामिक लॉज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। उसने नॉन मुस्लिम्स पर जीज़िया टैक्स लगाया, जिससे क्या हुआ, पूरे साम्राज्य में काफ़ी अशांति फैल गई। 1679 में जब औरंगज़ेब ने जिजिया टैक्स लोगों पर लगाया तो दिल्ली में हज़ारों हिंदू एक दिन जामा मस्जिद के बाहर इकट्ठे हो गए। उन्होंने औरंगज़ेब से के आगे हाथ जोड़े और कहा कि ये टैक्स हटा दो प्लीज़। लेकिन उसने हटाने के बजाय क्या किया, उसने अपने हाथियों को उनकी तरफ बढ़ाया। उसको लगा कि लोग हट जाएंगे, लेकिन जनता हटी नहीं। एट द एंड क्या हुआ, सैनिकों ने इस भीड़ को हटाया, लोगों की भीड़ को हटाया। इस घटना के बाद पूरे देश में औरंगज़ेब की इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, विरोध होने लगा।
औरंगज़ेब को एक बहुत ही बड़ा चैलेंज फ़ेस करना पड़ता है मराठा से। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य औरंगज़ेब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुए। उसने दक्षिण में मराठा विरोध को दबाने की बहुत कोशिश की एंड इस कोशिश में काफ़ी साल लग गए थे। 1666 में औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया और धोखे से उसे कैद कर लिया था। शिवाजी ने क्या करा, उन्होंने फलों की बड़ी बड़ी टोकरियों में वो छुपकर अपने बेटे सांबा जी के साथ वहाँ से भाग निकले। और सैनिक सोचते रह गए कि ये जो फल हैं वो साधुओं को रोज जा रहे हैं। भागकर महाराष्ट्र पहुँच गए थे और शिवाजी ने दोबारा अपनी सेना बनाई और औरंगज़ेब को 27 साल तक दक्षिण में उलझाए रखा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था औरंगज़ेब के लिए। अब बात कर लेते हैं औरंगज़ेब का एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का क्या तरीका था। तो पहली बात, वो एक काफ़ी डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग रूलर था, मतलब अनुशासित और मेहनती शासक था। ठीक है, वो राज्यों के मामले खुद देखा करता था, जैसे कि फाइनेंसेस को मैनेज करना, और वो बिल्कुल साधारण और निजी जीवन जीने के लिए जाना जाता है। वो क्या करता था, रात को लेट रात तक जाकर टोपियाँ सिला करता था। जो पैसा उसे मिलता था उससे वो अपने पर खर्च करता था। खजाने का एक भी रुपया वो अपने आप पर नहीं खर्च करता था। ये औरंगज़ेब की तारीफ़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि एनी हाउ इसने अपना मुग़ल साम्राज्य आगे बढ़ाया था। 50 साल तक इसने रूल किया था। हालांकि इसका जो रूल था, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था एंड लोगों को परेशानी भी आई थी बहुत ज़्यादा इसके रूल के कारण। कल्चरल पैट्रोनेज, तो जैसा कि इसके जो पहले पूर्व रूलर्स थे, इससे पहले जो रूलर्स थे, जैसे कि शाहजहां, तो उनको बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स बनाने में वो इंटरेस्ट रखते थे। मोर ओवर जहांगीर, उनको पेंटिंग्स बनवाने में काफ़ी इंटरेस्ट था। अनलेस देम, इसको कोई भी कला या फिर वास्तुकला में इंटरेस्ट नहीं था। ये धर्मशास्त्र का विद्वान था और उसने अपने शासन के दौरान एक विशाल शाही पुस्तकालय बनाकर रखा था। अब मैं आपको बताती हूँ शाही पुस्तकालय क्या था। औरंगज़ेब ने 500 से ज़्यादा इस्लामी विद्वानों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी कानून की किताब लिखवाई थी। उसका नाम था फतावा ई आलमगीरी। तो इस कानून को लिखने के में काफ़ी साल लग गए थे और ये इतनी मोटी किताब थी कि उसको उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए ही होते थे। पूरे मुग़ल साम्राज्य में जज इसी किताब से फैसले सुनाते थे। ये उस टाइम की सबसे बड़ी कानून की लाइब्रेरी बन गई थी। चैलेंजेस एंड डिक्लाइन, तो साउथ में लगातार युद्ध हो रहे थे एंड इन्हीं युद्धों की वजह से साम्राज्य का खजाना धीरे धीरे खाली होता गया। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई एंड उसके बाद मुग़ल्स की जो इंटरनल व्यवस्था थी वो कमज़ोर होने लगी। तो औरंगज़ेब 88 साल का था, ठीक है। 27 साल उसने दक्षिण में लड़ने के बाद वो अहमदाबाद में मारा गया। उसके मरते ही मुग़ल साम्राज्य बिखरने लगा। औरंगज़ेब इतिहास में एक जटिल, मतलब कि क्रूर और विवादित व्यक्ति के रूप में बना हुआ है। वो एक कुशल प्रशासक और सैनिक था, लेकिन उसकी नीतियों ने लंबे समय तक तनाव भी पैदा किया था, जिसने मुग़ल विरासत को प्रभावित किया। जैसे कि हमने रिलीजियस पॉलिसीज़ डिस्कस करी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए एंड लोग भी उसके ख़िलाफ़ होने लगे। तो जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, उसके बाद उसको दौलताबाद के पास खुलदाबाद में दफनाया गया। उसने लिखा था कि मेरी कब्र बहुत सादी हो, मतलब बिल्कुल सिंपल सी हो, उस पर ना तो कोई छत हो और सिर्फ वही पैसा लगना चाहिए जो उसने
टोपी सीलकर कमाया था और आज भी उसकी कब्र खुले आसमान के नीचे बिना संगमरमर के सिर्फ मिट्टी की है। पास में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है।